तो आज की इस वीडियो में मैं मूवी रिव्यू कर रहा हूँ आयरन मैन मूवी 2008 में रिलीज़ हुई थी इंडिया में, और इसका ये मूवी बहुत बेस्ट रही थी उस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा इसने पैसे कमाए थे। इसका रोल रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने निभाया था RJD ने, और ये सबसे बेस्ट मूवी रही थी उस टाइम की। प्लॉट डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक अय्याश किस्म के आदमी हैं, और इन्होंने MIT से ग्रेजुएटेड है। इनके पिता हार्वर्ड स्टार्क है, जिन्हें इंडिपेंडेंस के टाइम पर नाजियों से लड़ाई जीतने में मदद करवाई थी हथियार बनाकर। तो आगे के जाकर फिर ये इनका पूरा कारोबार संभाल लेते हैं। तो मूवी की शुरुआत कुछ यहाँ से शुरुआती तौर में स्टार्क इंडस्ट्रीज की एक एनुअल पार्टी होती है, जिसमें टोनी स्टार्क एक अवार्ड जीतते हैं। अवार्ड जीतने के बाद उनसे क्रिस्टीन एवा हार्ट मिलती है। ये मेन कैरेक्टर रोल है जो हर बार बीच में टांग अड़ाती है, तो लसन कैरेक्टर मैं इसे कहूँगा। तो क्रिस्टीन एवा हार्ट उनसे पूछती है कि आप बम बनाते हो और वैसे अमन की बातें करते हो, तो टोनी स्टार्क सदा सा जवाब दे के बोल देते हैं कि हाँ, अगर बम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ईंट मंजिल बनाकर मैं आगे खुश रह लूँगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में इनके बीच में थोड़ी केमिस्ट्री होती है। उसके अगली सुबह जब पेपर पॉट्स इनके कपड़े लेकर आती है तो ये इनसे पूछती है कि अरे तुम टोनी स्टार्क तुमसे या कपड़े धुलवाता है और या कपड़े सुखवाता है? तो वो कहती है मैं उनका कूड़ा भी फेंक देती हूँ। और ये सारी बातें होने के बाद उनको बोलती है कि बाहर गाड़ी खड़ी है, वो कहीं भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। और नेक्स्ट सीन में उसको अफगानिस्तान में टोनी स्टार्क को एक डील करनी होती है, सारे हथियार का टेस्ट कराना होता है मिलिट्री बेस वालों को, और वो डील सक्सेसफुल भी रहती है। टोनी स्टार्क जेरिको मिसाइल का एक अच्छा खासा नमूना पेश करते हैं, जिससे लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर हमें अगले ही सीन में देखने को मिलता है, ये पहला सीन होता है इस मूवी में, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मूवी बता रहा हूँ तो थोड़ा अटपटा सा लगेगा, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप है। मूवीज़ में पहला वाला सीन दिखाया जाता है, ये सीन दिखाया जाता है जिसमें बॉम्ब अटैक होता है। तो इसी सीन में जो सीन पे आते हैं अपने होती है, ये ओबरडाया के थ्रू होती है। ओबरडाया स्टेन जो टोनी स्टार्क के पार्टनर है, मीन्स पहले इनके पिता के पार्टनर थे, उसके बाद इन्होंने मिला रहे होते हैं अपने ओबरडाया या पेपर पॉट्स को, किसी को तो मिला ही रहे होते हैं। एकदम से एक मिसाइल आ जाती है, वो भी उन्हीं की मिसाइल, और वो मिसाइल होती है स्टार्क इंडस्ट्री की। और वो जैसे देखते हैं वो कहते हैं शिट, उन्हें पता होता है ये फटने वाली है, और जैसे वो भाग रहे होते हैं, भागने की कोशिश करते हैं या वो करने की कोशिश करते हैं, वो मिसाइल उनके ऊपर फट जाती है। और जैसे ही फिर हमें ये सीन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क को जो है बंदी बना के रखा हुआ है, बंदी कह लो या वो कह लो अपना प्रिजनर। तो इस तौर पे हमें दिखाया जाता है कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है जिसमें टोनी स्टार्क अपना मुंह दिखा रहे हैं, एंड चारों तरफ से उनकी तरफ कैमरे लगे हुए हैं, और ये अफगानी लोग हैं जो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा में। और ये कह रहे हैं कि टोनी स्टार्क को जो मानने की कीमत लगाई थी वो बहुत कम थी, क्योंकि टोनी स्टार्क उनकी भाषा समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको इंग्लिश भाषा आती है, तो वो उनकी भाषा समझ नहीं पा रहा है वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो ओबरडाया से बोल रहे हैं कि हाँ जी, इसका जो मेन करता थे ओबरडाया थे। तो ओबरडाया से वो कहते हैं कि भाई इसकी जो कीमत तुमने लगाई है बहुत कम लगाई है, एंड आप क्या नाम है इसका कि पैसे बढ़ाओ तभी हम इसे मारेंगे। तो ये यहाँ पे सीन समाप्त हो जाता है, और उसके बाद वो उसको भेज देते हैं एक कैद में, जहाँ पर उनको येंसन नाम का आदमी मिलता है जो टोनी स्टार्क की मदद करता है। उनकी जो छाती में जो मॉलिक्यूल घुस रहे होते हैं उसको एक मैग्नेटिक बैटरी से जोड़कर उनकी जान बचा लेता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद टोनी स्टार्क को होश आ ही जाता है। तो होश आने के बाद टोनी स्टार्क सबसे पहले तो अपनी नाक की वो जो स्कॉर्ड है उसे खींचते हैं। अब इस सीन में जो येंसन है वो भी टोनी स्टार्क की तरह बंदी बनाया गया हुआ है, और जो उसको बस इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट उसको भी फिर भी बंदी बनाकर उससे छोटे मोटे काम करवाए जाते हैं। तो येंसन टोनी स्टार्क से पहले भी मिल चुका है, एक बहुत दफ़ा पहले एक पार्टी हुई थी वहाँ पे टोनी स्टार्क से वो मिल चुका है। तो येंसन को पता है टोनी स्टार्क है कौन। एंड इसी सीन में हमें देखने को मिलता है कि टोनी स्टार्क को अभी तक नहीं, मतलब उससे लग रहा था सब सपने जैसा है, और जैसे ही वो उठता है तो उसका नाइटमेयर जो होता है कम हो जाता, मतलब सही हो जाता है, उसे यकीन हो जाता है कि हाँ उसके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, और उसके बाद ये मिसहैपनिंग चीज़ें अभी जो वो सपना सोच रहा था वो सच हो गई है। तो वो जैसे ही उठता है और देखता है अपने चारों तरफ, तो जो माहौल है बिल्कुल कैदी वाला होता है, क्योंकि टोनी स्टार्क एक लग्जीरियस और एक अय्याश किस्म का आदमी है जिसको बैड अच्छे लग्जीरियस कार वार की आदत है। तो उसके लिए बहुत टिपिकल सिचुएशन है इस टाइम पे डील करना। एंड वो बैठता है, और उसके बाद सामने येंसन अपने दाढ़ी बना रहा होता है, जिसमें वो क्या नाम है अपनी शेव कर रहा होता है, और टोनी स्टार्क अपना हाथ भी मूव नहीं कर पा रहा है, और येंसन उसको बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये चीज़ करने के लिए नहीं कहता। और उसके बाद अभी तक टोनी स्टार्क को ही नहीं पता उसके साथ हुआ क्या है, और उसके बाद वो अपनी निगाह मारता है अपनी इस पे छाती पे, कि उसकी छाती पर एक सामने एक मैग्नेटिक बैटरी रखी हुई है और उसको उस तार से जोड़ा हुआ है।
तो ये सारी चीज़ें टोनी स्टार्क के लिए देख पाना बड़ा मुश्किल है। और वो येंसेन को बोलता है कि तुमने उसके साथ क्या किया है। तो इस पर येंसेन बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, क्योंकि अगर तुम्हारा इलाज नहीं करता तो अभी तुम एक जिंदा लाश होते। और कुछ छर्रे तो मैंने निकाल दिए हैं। छर्रे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जो दिल की तरफ बढ़ते हैं और उनकी क्या नाम है, दिल को वो कर देते हैं, पैरालाइज कर देते हैं पूरे शरीर को। तो कह रहा मैंने कुछ हद तक तो तुम्हारे छल्ले निकाल लिए हैं, पर मेरे लिए सारे छल्ले निकाल पाना नामुमकिन था, और मैंने इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट से तुम्हारे इसको बचाने की वो कोशिश करी है। तो हफ्ते भर तक तुम्हारे, जब तक इसमें बैटरी है तब तक तुम सेव हो, अदरवाइज तुम्हारे लिए दिक्कत है, तुम बच नहीं पाओगे। तो येंसेन सारी बातें टोनी स्टार्क को बता देता है और टोनी स्टार्क भी समझ जाता है, क्योंकि वो भी थोड़ा जीनियस है, इन सारी चीज़ों को अच्छे समझता है। MIT से ग्रेजुएटेड है, साइंस उसने ले रखी है, तो ये सारी चीज़ें वो समझ जाता है। वो येंसेन को थैंक यू बोलने की कोशिश करता है, बट वो नहीं बोल पाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो धमाका हुआ था, बॉम्ब का धमाका, वो सीधा छाती पे लगी थी। तो जो रिफ्लेक्शन आई थी सीधा वो छाती पे ही पड़ी थी, जितनी भी वो जो ब्लास्ट होता बूम, तो वो सारा का सारा जो उसमें मॉलिक्यूल था वो टोनी स्टार्क की छाती में आ गया था। तो ये चीज़ टोनी स्टार्क समझ जाता है। और उसके बाद अगले ही सीन में हमें देखने को मिलते हैं 10 रिंग्स। अभी 10 रिंग्स कौन है मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये अफगान के गुंडे हैं, ये अपने आप को 10 रिंग्स बुलाते हैं और ये टोनी स्टार्क से बात करते हैं। और ये टोनी स्टार्क की पहले तो बहुत सारा तारीफ करते हैं, कहते हैं कि पहले सिकंदर और अलेक्जेंडर की बातें करते हैं, फिर वो बोलते हैं कि इन्होंने राज किया, पर आज के डेट में अगर कोई भी स्टार्क इंडस्ट्रीज का हथियार उठा ले तो वो पूरे विश्व पे राज कर सकता है। तो बेसिकली गुंडे हैं, तो उनकी जो सोच है वो मार धाड़ वाली ही है। तो ओवरऑल लेवल पे ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। और उसके बाद येंसेन भी इन्होंने इसी वजह से इन्होंने इसको कैद पे रखा होता है। तो हमें इस सीन में देखने को मिलता है 10 रिंग्स का जो मेन ऑनर नहीं है, पर जो उनका जो बीच वाला ऑनर है, वो जो सेकंड पार्टनर है, वो उनसे मिलने आता है और उन्हें बताता है कि तुम टोनी स्टार्क, वो उसका तहे दिल से शुक्रिया करता है कि वो यहाँ पे आया है। और उसके बाद वो उसको बोलता है कि आपको मेरे लिए यहाँ पे जेरिको मिसाइल बनानी है। तो उन्होंने फ़ोटो खींची होती है जेरिको मिसाइल की। तो जेरिको मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जिसमें टोनी स्टार्क ने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया होता है। तो वो उसको बोलता है कि मैं जेरिको मिसाइल कैसे बनाऊंगा। तो वो उसको बाहर लेकर जाता है और उसको बताता है कि इसके आप मेरे पास उसके सारे हथियार पड़े हुए हैं, तो उसको जैसे जेरिको मिसाइल बनानी है वो बना सकता है। तो इस सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि टोनी स्टार्क जानता है इसके पास सारे हथियार है, अगर मना कर देगा तो भी वो मारा जाएगा, और वो बना देगा तो भी वो मारा जाएगा। तो इस सीन में फिर उससे येंसेन पूछता है कि अब तुम क्या करोगे स्टार्क, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम हार नहीं मानने वाले में से हो। तो टोनी स्टार्क एक आइडिया लगाता है, वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा एंड मैं तुम्हारे हथियार बनाऊंगा, तो मुझे स्पेस चाहिए प्रॉपर। तो वो अपना सूट बनाने की कोशिश करता है और वो अपना सक्सेसफुली सूट बना भी लेता है। येंसेन उसकी काफ़ी मदद करता है और वो पूछता है कि तुम्हारा कोई परिवार वगैरह नहीं है। तो येंसेन बताता है कि उसका परिवार गुलमीरा में है और वो ऐसे अपना यहाँ पे कैद हुआ पड़ा है, बट तुम यहाँ से निकलने के बाद उनसे मिलने जाएगा। तो फाइनली टोनी स्टार्क यहाँ से भागने के लिए अपना एक सूट बना लेता है। येंसेन अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है टोनी स्टार्क को निकलने के लिए, और टोनी स्टार्क उसको बोलता है कि तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा इलाज करवा दूंगा। और वो कहता है कि टोनी स्टार्क मुझे तुमसे ही मिलना था, मेरा कोई और सपना नहीं था, मेरी कोई फैमिली भी नहीं है गुलमीरा में, तुम जाओ यहाँ से निकलो। तो टोनी स्टार्क का जो ये सूट होता है इसका नाम होता है मार्क 1, और ये मार्क 1 इतना खतरनाक सूट बनाता है टोनी स्टार्क की, यहाँ पे जितने भी गुंडे होते हैं सबको मार देता है, मिसाइल लॉन्च करके पूरा बेस तबाह कर देता है। और इसमें जो इनका 10 रिंग्स का मेन विलन होता है उसका सर भी जला देता है ओवरऑल लेवल पे। तो यहाँ पे टोनी स्टार्क इजीली लेवल पे भागने में सक्सेसफुल हो जाता है। पर सूट इतनी जल्दबाजी में बना होता है, मतलब जल्दबाजी क्या हो कि कबाड़ से बनाया होता है टोनी स्टार्क ने गुफा में, तो ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाता, बट वहाँ से वो काफ़ी दूर निकल आता है। और काफ़ी दूर निकल आने के बाद वो जो सूट है वो किसी मिट्टी के ढेर में पड़ा होता है। एंड टोनी स्टार्क ने अपना एक छोटा मिनी आर्क रिएक्टर भी बना लिया है, जिसमें अब उसको बैटरी की ज़रूरत नहीं है। आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी उसने अपने घर से ही सीखी थी। तो ओवरऑल लेवल पे टोनी स्टार्क अब यहाँ से निकलने को आज़ाद हो गया है। तो वहाँ से वो थोड़ा बहुत घूमता है और देखता है कि यहाँ पे कोई शायद उसको बचाने के लिए आ जाए। तो थोड़ी दूर चलने के बाद उसको दिखता है कि वहाँ पे एक जो वो है प्लेन है वो घूम रहा है, जिसमें रोडी होता है। तो वो हाथ हिलाता है और कहता है कि देखो मैं यहाँ पे हूँ। एंड वो देख लेते हैं और टोनी स्टार्क का वो जो 2 हाथ वाला निशान है, वो फेमस निशान, वो करके वो बैठ जाता है। उसके बाद हमें अगले ही सीन में देखने को मिलता है कि जेम्स रोड, मतलब कर्नल रोड्स वहाँ पे आ जाते हैं और वो भागे भागे टोनी स्टार्क के पास पहुँच रहे हैं, क्योंकि टोनी स्टार्क बुरी तरह से अभी भी वुंडेड ही है, मतलब इंजर्ड ही है, फिर भी वो हंस रहा है और उसके बाद वो उसके गले लगता है। ये एक प्यारा सीन होता है इसमें देखने लायक। टोनी स्टार्क पहली बार इतना इमोशनल हुआ है।
और अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि वो प्लेन से घर आ गया है। तो थोड़ा मरहम पट्टी के बाद वो नीचे आ जाता है जहाँ पर पेपर पॉट्स और हैप्पी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। पेपर पॉट्स अभी मैंने बताया नहीं है, इस रोल में पेपर पॉट्स इनकी सेक्रेटरी है, जैसे कि मैंने शुरुआती सीन में देखा लग गया है कि भाई हथियार जो हैं वो विनाशकारी हैं और वो ये सिस्टम का पार्ट बनता जा रहा है, जो कि वो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने वाला है। तो फिलहाल के लिए जो मूवमेंट होता है पेपर के लिए होता है और वो पेपर से बोलता है कि मेरे जाने का मतलब दुख मना रही थी या मेरे ना आने की खुशी मना रही थी। तो कहते हैं कि मुझे नौकरी छोड़ना पसंद नहीं है टोनी, एंड आप आए मुझे अच्छा लगा। तो ये स्माइल देखकर काफ़ी प्यारी लगती है और ये काफ़ी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी रहती है। उसके बाद टोनी स्टार्क बोलता है कि मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कहती है अभी, वो कहता है हाँ मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी है जिसमें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं। सो यहाँ पे जो कंपनी है स्टार्क इंडस्ट्रीज़, वो टोनी स्टार्क के पास ज़्यादा शेयर्स हैं, टोनी स्टार्क और ओबेडाया के पास, फिर भी वो कंपनी जो है पब्लिक है, तो इनके पास और भी शेयर होल्डर्स हैं और बोर्ड्स की मीटिंग भी है। तो टोनी स्टार्क एक फैसला लेते हैं जिसमें क्रिस्टीन एवरहार्ट भी होती है। वो कहता है कि मैं हथियार बनाना बंद कर देता हूँ, जहाँ पे ओबेडाया बात संभालता है कि भाई रुक जाओ, पर फिर भी वो अपना डिसीजन दे देते हैं। तो नेक्स्ट सीन में जो उसने एक आर्क रिएक्टर बनाया था येंसन के साथ, वो उसे चेंज करके दूसरा आर्क रिएक्टर जो मार्क 2 का आर्क रिएक्टर है जिसे बोला जाता है, पहला था अभी भी कौन इसका अपना है कौन सा का है, इसलिए वो चुपके से सारी सूट्स की टेस्टिंग कर रहा है, सारी चीज़ें। बस इसमें पेपर इन्वॉल्व है क्योंकि पेपर उसकी खास है, तो पेपर को ये चीज़ें पता है क्योंकि उस पर भरोसा भी कर सकता है, क्योंकि वो इतनी जो आर्क रिएक्टर जैसी अपने शरीर पर लगाया तो वो बोलता भी है कि मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखकर ये पता लगता है कि सिर्फ टोनी स्टार्क एक ही बंदे पर भरोसा कर सकता है और वो किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद वो अपना सूट को टेस्ट भी करता है। टेस्ट में थोड़ी बहुत इंजरीज देखने को मिलती हैं हमें, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्या नाम है टेस्ट करने शुरू में तो टेस्टिंग होती है, और हमें नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि टोनी स्टार्क फाइनली लेवल पे सूट को प्रिपेयर कर चुका है। और एक सीन में हमें देखने को मिलता है कि पेपर एक बॉक्स लेके आ रही है, ये बहुत मेन बॉक्स है जिसमें टोनी स्टार्क के लिए कुछ सामान रखा हुआ है। पर बेसिकली ये है क्या, जब टोनी स्टार्क उस सीन में उससे वो रिएक्टर निकलवा लेता है उसके हाथों से, तो वो बोलता है इस रिएक्टर को फेंक दो, ये मार्क 1 का रिएक्टर होता है, इसे फेंक दो। तो कहती है आप इसे रखना नहीं चाहेंगे, कहता है नहीं मैं कबाड़ी नहीं हूँ। तो ये वो फेंकवा देता है, बट पेपर इसको ले आती है और उसमें लिखा होता है कि ये सबूत है कि टोनी स्टार्क का एक दिल है, क्योंकि उसमें भी अभी भी जान होती है, क्योंकि वो 50 जिंदगी धड़कने लायक होता है। और इस सीन में पेपर देखती है कि टोनी स्टार्क से पूछते कि तुम कर क्या रहे हो, तो वो कहता है प्लेन में रखने वाला एक हाईजैक सामान बना रहा हूँ। और उसके बाद ये सीन खत्म हो जाता है और टोनी स्टार्क इसे देखता है, कहता है वाओ। तो उसमें वो देखता है कि इसमें लिखा था ये प्रूफ है कि टोनी स्टार्क का एक दिल है। सूट बना लिया है। सूट के लिए वो परेशान है क्योंकि वो वहाँ पर जाता है 10 रिंग्स के पास और उसको अपना पैरालाइज करके, जो उसके पास एक हथियार है उससे उसको पैरालाइज करके वो सूट ले लेता है, क्योंकि ओबेडाया को पता लग जाता है कि टोनी भी एक सूट बना रहा है, तो वो भी अपना एक सूट बनाना शुरू कर देता है। बस उसके बाद एक पार्टी वाला सीन होता है जहाँ पे पेपर और टोनी मिलते हैं और टोनी उससे बोलता है कि मैं अगर तुम मेरे साथ डांस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी मस्ती मजाक होती है जिसमें पेपर उससे बोलती है कि अगर मैं ना हूँ तो तुम अपने जूते भी ना बांध सको। तो वो कहता है अरे ऐसा क्या बोल रहे हो, इतना तो कर ही लूँगा। तो कहते हैं चलो ठीक है अपना सिक्योरिटी सोशल नंबर बताओ। तो वो बोलता 5, कह रहा बाकी के 5। तो कहता मुझे नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें इस पर चलती हैं और यहाँ पे थोड़ा पेपर और इसके बीच में केमिस्ट्री देखने को हमें मिलती है। तो उसके बाद फिर से हमारी जो हैं क्रिस्टीन एवरहार्ट यहाँ पे आ जाती हैं, जो लसन का काम करती हैं। और क्रिस्टीन वहाँ पे आकर टोनी से बोलती है कि तुम तो बोल रहे थे कि मैंने मिसाइल बनाना छोड़ दिया है, मैंने तो वतन के अमन की बातें कर रहा हूँ, तो ये क्या है। और टोनी स्टार्क देखता है कि ये ऑर्डर किसने दिया है। ये कहते हैं गुलमीरा शहर है और वहाँ पे मासूम लोगों को मारे जा रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं हूँ कंपनी नहीं। और वो ओबेडाया स्टेन से बोलता है, तो ओबेडाया उसे कहता है कि मैंने ही ऑर्डर दिए हैं। और उसके बाद टोनी स्टार्क पहुंच जाता है गुलमीरा। अब वो गुलमीरा इसलिए जाता है क्योंकि वहां पर जो उसका दोस्त है येंसेन जिसने उसकी मदद करी है, उसने उसकी काफ़ी हेल्प करी थी और वो उसके लिए जाता है गुलमीरा में। और वहाँ पे वो वीडियोस में भी देखता है कि काफ़ी लोग परेशान हैं जिनके अभी तक माता पिता नहीं आए हैं, किसी के पिता नहीं आए हैं। एंड वो फाइनली वहाँ पे जो 10 रिंग्स के जो मेन वो होते हैं उनको भी ख़त्म कर देता है गुलमीरा में जाकर। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल लेवल पे काफ़ी हद तक सही जाती हैं। और टोनी स्टार्क वापसी आ रहा था तो पेपर से देख लेती है कि यहाँ पे ये सीन में कि एक गोली लगी हुई है। और यहाँ पे ओबेडाया बड़ा परेशान है और वो अभी तक बोल रहा है कि आप टोनी स्टार्क ने वो सूट एक कूड़े के ढेर में बनाया था, उसने कैसे वो बना लिया, मुझे एक आर्क रिएक्टर चाहिए। तो वो कहता है कि सर मैं टोनी स्टार्क नहीं हूँ, मैं आर्क रिएक्टर कैसे बनाऊँ। उसके अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि टोनी जब वापसी लौट रहा होता है तो उसको पीछे जो एयरफोर्स मार्शल हैं वो पीछे पड़ जाते हैं और वो टोनी पर अटैक कर रहे होते हैं। तो वो क्रोडी को बोल देता है कि भाई ये मैं ही हूँ और अपने हथियारों को जो है तुम वापसी बुला। नेक्स्ट सीन में
टोनी स्टार्क उसको बोलता है कि तुम मेरी हैकिंग पेन ड्राइव से जाके ऑफिस से मेरा सारा डाटा लीक डाटा ले आओ, उसमें ऑलरेडी सारा जो हैक छुपा हुआ डाटा वो मिल जाएगा। और इसी सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि जो अपना टोनी स्टार्क है वो सक्सेसफुली जो पेपर है वो उसको हैकिंग जो डाटा मिल जाता है, और उसमें वो वो भी देख लेती है कि इसमें जो अपना टोनी स्टार्क को मारने का जो हुक्म है वो ओबरडाया ने दिया हुआ है। और वो जो सेक्टर 16 के बारे में भी जान जाती है कि सेक्टर 16 है क्या, उसमें इमेजेस वगैरह सारी गोपनीय फाइल इसमें आ जाती है। और उसके बाद पेपर को ये पता जाता है कि ओबरडाया ने टोनी स्टार्क को मारने का हुक्म दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें देखकर मतलब पेपर भी शॉक हो जाती है कि ओबरडाया जो ओबरडाया स्टेन जो टोनी का पार्टनर है वो उसको मारने की हिम्मत कर सकता है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो डाटा सारा कॉपी कर लेती है एक पेन ड्राइव में जो टोनी ने उसको दी होती है। एंड उसके इस सीन के जस्ट बाद ही ख़त्म होने का कॉपी होने का सीन जब चल रहा होता है तो उसी टाइम पे ओबरडाया वहाँ पे आ जाता है। एंड ओबरडाया को भी यहाँ पे थोड़ा सस्पेक्ट हो जाता है पेपर पॉट्स के ऊपर कि पेपर यहाँ कर क्या रही है, बट पेपर भी एक खतरनाक लड़की है, वो सारी चीज़ समझती है, तो वो फटाफट से कॉपी होने देती है डाटा और ओबरडाया की तरफ देखने लग जाती है। ओबरडाया भी एकदम से जल्दबाजी नहीं करता है क्योंकि उसे पता है कि पेपर भी यहाँ पे काम करती है, तो वो फटाफट से पहले जाता है और अपना एक ड्रिंक लेता है और उसको बोलता है कि टोनी हमें लगा वो वापसी आ गया है, बट वो असल में वापसी नहीं आया था, ये वो। और पेपर के मन की बात जानने की कोशिश करता है कि पेपर का क्या मानना है, पर पेपर भी बहुत तेज़ है, तो वो ये कहते हैं कि पेपर थोड़ा टोनी को समझना थोड़ा मुश्किल है, वो काफ़ी उलझनों में रहा है और अकेला रहा है। तो ओबरडाया बोलता है कि पेपर तुम एक कमाल लड़की हो, टोनी बड़ा खुशकिस्मत है कि उसको तुम जैसा एक लाइफ पार्टनर मिला। एंड इस सीन में बस पेपर अपना पेन ड्राइव निकाल के जा ही रही होती है कि तभी ओबरडाया बोलता है कि वो आज का न्यूज़पेपर है, तो वो बोलता है कि हाँ ये आज का ही न्यूज़पेपर है। और उसके बाद उसमें ओबरडाया देखता है कि उसने डाउनलोड कर ली है सारी चीज़ें। एंड ओबरडाया का दिमाग ख़राब हो जाता है कि हो क्या गया है। नीचे उन्हें कोल्सन मिलता है। कोल्सन एक शील्ड का एजेंट है जो पहले भी 2 बार पार्टी में मिल चुका है, और अगले ही सीन में जो ओबरडाया है वो उसी की मदद से पैरालाइजिंग हार्ट की वजह से अपना वो सीन टोनी का आर्ट कैरेक्टर निकाल लेता है और उसको बताता है कि उसने ही उसको मारने का आदेश दिया था। ये सुनकर टोनी स्टार्क भी थोड़ा बहुत चक्का सा रह जाता है। फिर अगले ही सीन में वो ओबरडाया बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे पास एक आइडिया और एक सूट है वो सिर्फ तुम्हारा हो गया। और नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो टोनी स्टार्क है वो जो पेपर का दिया हुआ आर्ट कैरेक्टर है उसको अपने छाती में लगा लेता है। और उसके बाद वो बोलता है कि पेपर कहाँ है, तो वो कहता है कि वो 5 शील्ड एजेंट्स के साथ आ रही है। तो इस सीन में रोडी भी एक सूट की तरफ देख रहा होता है जो कहता है नेक्स्ट टाइम बेबी। एंड यहाँ से टोनी स्टार्क चला जाता है पेपर को बचाने के लिए, क्योंकि जो अपना ओबरडाया है वो पेपर को मारने जा रहा होता है। तो सामने से टोनी स्टार्क आता है कि ओबरडाया, और उसके बाद इनके बीच दोनों के बीच टोनी स्टार्क और इनके बीच काफ़ी अच्छी खासी लड़ाई होती है, काफ़ी एक दूसरे को लोग दोनों मारते हैं। और इसमें जो ओबरडाया का सूट है थोड़ा सा पावरफुल दिख रहा है, क्योंकि पावरफुल होने का एक रीज़न भी है कि जो ओबरडाया है इसने सूट पे काफ़ी काम करवाया है, टोनी स्टार्क ने सिर्फ सूट को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करा हुआ है। तो ये चीज़ में एक तो बर्फ़ से जमने वाली प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है ओबरडाया को, और दूसरा टोनी स्टार्क ओबरडाया के निशाने लगाने वाली टेक्निक को भी ख़त्म कर देता है और पेपर को बोलता है कि नीचे आकर आर्क रिएक्टर की सारी तारें खोल दो। और उसके अगले ही सीन में ओबरडाया को टोनी स्टार्क आर्क रिएक्टर की मदद से, बड़े आर्क रिएक्टर की मदद से बिजली के झटके देकर मरवा देता है। मरवा क्या देता है, वो टेक्निकली वहाँ पे जो बिजली के झटके पड़ते हैं, क्योंकि ओबरडाया का जो सूट है वो उस चीज़ को मतलब उस चीज़ को स्ट्रिंग करने की पावर नहीं है और टोनी स्टार्क के सूट में है। तो ओबरडाया का खात्मा होने के बाद कोल्सन उसको बोलता है कि हमने पूरी सेटिंग कर ली है, आपको सिर्फ ये बोलना है कि मैं यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था एंड आपका काम छूट जाएगा। पर क्रिस्टीन हेमसवर्थ एक ऐसा पॉइंट मारती है तो टोनी स्टार्क को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, वो बोल देते हैं कि हाँ मैं ही आयरन मैन हूँ। तो ये सीन बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है। ये सीन बोलने के बाद सारे लोग ताली से गड़गड़ाहट करने लग जाते हैं और सब लोग झूमने उठने लगते हैं। तो ओवर लेवल पे मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। एक इसमें पोस्ट क्रेडिट सीन आ जाता है बाद में। पोस्ट क्रेडिट सीन को मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। पोस्ट क्रेडिट सीन में ये होता है कि निक फ्यूरी वहाँ होते हैं। निक फ्यूरी शील्ड के एजेंट्स हैं और वो बोलते हैं कि मैं ही आयरन मैन हूँ, ऐसा तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हारे अलावा भी और भी वर्ल्ड में काफ़ी सुपर हीरोज़ हैं। इसमें वो स्पाइडरमैन बहुत सारे सुपर हीरोज़ की बात कर रहे होते हैं, बट आगे जाके जो मार्वल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है अपना सोनी वालों के साथ, इसलिए वो उसमें दिखाया नहीं जाता है। एंड वो उससे बोलते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है अपने एवेंजर इनिशिएटिव्स के लिए और हमें एक दुनिया को बचाने के लिए एक सुपर हीरो की टीम तैयार कर रहे हैं। ये सारी बातें इसमें डिस्कस होती है। तो टोनी स्टार्क उसको देखता है क्योंकि उसकी एक आंख में पट्टी बंधी होती है, तो
वो बताता है कि मैं निक फ्यूरी हूँ, डायरेक्टर ऑफ शील्ड। एंड ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगली मूवी में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, मैं इसकी पूरी सीरीज़ बताऊंगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पे ऐसे ही बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में शेयर भी कर लो। मैं ऐसे टाइप्स की वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर हाँ वीडियो थोड़ी लंबी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं कम से कम छोटा करने की कोशिश करूँगा अगली बार इस वीडियो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।